गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आखिरकार आज से आपके पेपर स्टार्ट हो गए हैं। आज आपका मैथ का पेपर फिनिश हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अब हमें अगले पेपर के बारे में सोचना है जो कि है सोशल साइंस का। टेंशन ना लें, लग जाए तैयारी में। और ये वीडियो होगी इंग्लिश मीडियम में। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखें ताकि आप सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से समझ पाएँ। 20-25 मिनट्स में हम इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिव एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं। तो आपको यहाँ 2 से 3 एग्जाम्पल देने होंगे। यहाँ लिखा हुआ वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पीज, बार्ले। इनमें से आप कोई भी 2-3 एग्जाम्पल दे दें जिससे आपको जो 1 मार्क है इस क्वेश्चन को वो आपको मिल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोलता है विच वाटरफॉल इज़ फॉर्म्ड बाई कावेरी रिवर। इसका सीधा सा आंसर है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम इज ऑल्सो सेकेंड हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसने स्टेट्स के नाम पूछ लिए जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। यहाँ मैंने एक ट्रिक दी हुई है जो मेरे हिंदी मीडियम के बच्चों ने अच्छे से याद की थी। मैं चाहूँगा कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इस ट्रिक को याद कर ले और इसके बेसिस पर वो अच्छे से आंसर इसका दे सकते हैं। तो ट्रिक होगी हमारी मित्र पर गमछा झार। हमें ये सेंटेंस जो है याद करना होगा, मित्र पर गमछा झार। इस सेंटेंस के बेसिस पर ही हम वो सभी 8 स्टेट्स के नाम अच्छे से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इस एक सेंटेंस की बेसिस पर हम उन सभी 8 स्टेट्स का नाम याद कर लेंगे जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो मी स्टैंड्स फॉर मिज़ोरम, त्र स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, प स्टैंड्स फॉर वेस्ट बंगाल जिसे हम पश्चिमी बंगाल बोलते हैं, र स्टैंड फॉर राजस्थान, ग स्टैंड फॉर गुजरात, म स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश, छ स्टैंड फॉर छत्तीसगढ़ एंड झार, हमने झार को पूरा वर्ड लिया है, झार से झारखंड। तो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या था? तो सीधा सा इसका आंसर है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये हमको अच्छे से याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये पूछता है टेल अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स। और इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली 2 मार्क्स के आते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स में इसका आंसर देना होगा। देखते हैं इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, एनिमल हस्बेंड्री वॉज द मेन सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। जो इनके एनिमल होते हैं वही इनका सोर्स होता है लाइवलीहुड का, जिनको ये यहाँ से वहाँ लेकर मूव करते रहते हैं। नंबर 2, दे ऑलवेज केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमें अच्छे से याद कर लेना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है व्हाट इज़ द लैंड सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स कॉल्ड। इसका सीधा सा आंसर है पेनिनसुला, द लैंड सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये बोलता है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द हर्डर्स ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो हर्डर्स होते थे उनकी लाइफ के बारे में पूछा गया है। तो अच्छे से बेटा हमें इस क्वेश्चन को रीड कर लेना है ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए और हम एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको अटैम्प्ट कर सकें। इसमें लिखा हुआ है इवन टुडे मोर देन 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन दिस प्रोफेशन। अगर कहा जाए तो अफ्रीका में बहुत सारे लोग आज भी जो है अपने हर्डर्स पर डिपेंड करते हैं, अपने जो कैटल्स हैं, जो एनिमल्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं। ऐसे कई सारे वहाँ कम्युनिटीज़ रहते हैं लाइक बेदुइन, बर्बर, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। ऐसे बहुत सारे वहाँ पर जो नोमैड्स हैं जिनका लाइवलीहुड जो है अपने इन्हीं हर्डर्स के ज़रिए ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें पूछा गया है डिफाइन डेमोक्रेसी विच इज़ सो सिंपल, मेंशन एनी 3 ऑफ इट्स डीमेरिट्स। हमें इसमें डेमोक्रेसी को डिफाइन करना है और उसके हमें 3 नेगेटिव्स या 3 डीमेरिट्स भी बताने हैं। तो एज वी ऑल नो अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच पावर इज़ द हैंड्स ऑफ द पीपल। मीन्स यहाँ पर पीपल जो है वही अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और मेन पावर सोर्स जो है वो पीपल ही कहलाते हैं। एंड देन
इसमें हमको समझना होगा सिटीजन्स हैव टू राइट टू वोट, एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ विदाउट फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें इसके डिमेरिट्स की, तो डेमोक्रेसी के वैसे ज़्यादातर पॉजिटिव्स हैं, इसके डिमेरिट्स कम ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बताया गया है। नंबर 1, लीडर्स कीप चेंजिंग, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। नंबर 2, democracy is only about political competition and power games. There is no scope for morality in it. एक प्रकार से कहा गया है कि इसमें कैसे कंपटीशन होता है जिसमें पावर गेम चलती है और यहाँ कोई मोरलिटी की जगह नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है, इन डेमोक्रेसी सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड दैट इट कॉज डिले। डेमोक्रेसी में डिले बहुत होता है डिसीजन मेकिंग में स्पेशली, सो ये भी इसका एक डिमेरिट्स है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टार्टेड टू सेटल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। हमें बताना है कि कैसे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो स्टार्ट हुआ बैंक ऑफ रिवर्स यानी कि नदियों के आसपास, और ये एंशिएंट टाइम से होता रहा है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, और आंसर होगा इसका देयर आर मैनी रीजन्स ह्यूमन सेटलमेंट्स टू सेटल नियर रिवर्स। फर्स्टली दे कुड गेट फ्रेश वाटर, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, सो द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरीगेशन। तो यहाँ बेटा हमको दो चीज़ समझ आई, एक उनको ईजिली यहाँ पर वाटर मिल जाता है, ड्रिंकिंग वाटर, एंड देन अदर पॉइंट जो है इसका है वो है वहाँ पर वो ईजिली डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, जिससे उनका जो लाइफ है वो आगे बढ़ सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय एक्सप्लेनिंग विद एग्जांपल्स। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा कि ये नेम से हमको समझ आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है इसमें इनकम आ जाती है बीच में। People earn income like driving rickshaw, selling vegetables, and non-economic activities from which no income is earned are called non-economic activities like teaching for free। जैसे कोई टीचर घर में अपने बच्चों को ट्यूशन दे तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, लेकिन जब वही टीचर बाहर के बच्चों को ट्यूशन देता है, कोचिंग क्लास स्टार्ट करता है, तो उनसे वो फीस लेता है, तो वो आ जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो यहाँ मेन चीज़ क्या थी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक में अर्न इनकम है और एक में नो इनकम है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इनकम और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नो इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय टाइद एंड टाइल। और जब हम बात करते हैं टाइद और टाइल की, तो ये फ्रेंच सोसाइटी की हमें याद आ जाती है। फ्रेंच सोसाइटी में ऐसे दो तरह के टैक्स थे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी लोगों से लेती थी, और वो थे टाइद एंड टाइल। इनमें टाइद जो था वो एक रिलीजियस टैक्स था जो वहाँ पर चर्च को पे करना होता था। एंड हमने पढ़ा भी हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि सभी जो टैक्सेस होते थे उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी थर्ड एस्टेट के ऊपर। टाइद वॉज ए रिलीजियस टैक्स विच वॉज कलेक्टेड बाई द चर्च। दिस टैक्स वॉज टेकन फ्रॉम द फार्मर्स एज अ 10th ऑफ देयर क्रॉप। फार्मर्स के क्रॉप का 10% वो उनसे लिया जाता था। इट वॉज कलेक्टेड एज द इनकम ऑफ चर्च। तो ये चर्च की इनकम का एक मेजर सोर्स था। वहीं हम बात करें टाइल की, जो सेकंड टैक्स था फ्रेंच सोसाइटी में। टाइल वॉज अ डायरेक्ट टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स था विच हैड टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। इट वॉज द ओल्डेस्ट of the state taxes in France. Tile was calculated according to the property owned and the income received. किसी भी पर्सन के पास उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इनकम के बेसिस पर उससे ये टैक्स लिया जाता था, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स था जो स्टेट को देना होता था, थर्ड स्टेट के लोगों को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थाइड, एक्सप्लेन। अपार्थाइड की जब भी हम बात करते हैं बेटा, हमारा जो ध्यान जाता है वो जाता है साउथ अफ्रीका पर, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वहीं पर ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच डिफरेंट राइट्स थे।
और यही चीज़ वहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम को एस्टेब्लिश करती थी। तो 1948 से ही साउथ अफ्रीका में एक न्यू लॉ पास किया गया और उसके बाद वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंट राइट्स और सिस्टम बना दिए गए। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स विद एग्जांपल्स। हमने ये पढ़ा हुआ है पहले। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कोल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कोल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कोल्ड सर्विस सेक्टर। हमें इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये तीनों इकोनॉमी की मेजर एक्टिविटीज़ हैं और इन्हीं के बेसिस पर किसी कंट्री की जीडीपी इवेल्यूएट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। सीधा सा इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आंसर है इसका, नंबर 1, लेक्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर्स। Number 2, they prevent floods during heavy rainfall and they maintain the flow of water during less rainfall. Number 3, they are used for hydroelectricity production. Number 4, they make the surrounding climate mild and maintain the balance of the aquatic system. Number 5, they increase natural beauty and help in developing tourism and provide entertainment. तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेक्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर्स, ये रिवर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। दे प्रिवेंट फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल में ये फ्लड्स से रोकता है। एंड दे मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग लेस रेनफॉल, लेस रेनफॉल में वाटर फ्लो को भी मेंटेन रखता है। नंबर 3, दे आर यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, लेक से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होता है। नंबर 4, लेक्स के आसपास जो सराउंडिंग क्लाइमेट है वो काफ़ी माइल्ड रहता है और मेंटेन रहता है, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 5, दे इंक्रीज नेचुरल ब्यूटी एंड हेल्प इन डेवलपिंग टूरिज्म, लेक्स जो है वो नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट करती हैं और साथ ही साथ जो टूरिज्म है उसको भी इनक्रेज करते हैं। तो बेटा ये था हमारा इस वीडियो का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ जो होगा इसका पार्ट 2। तो आप ध्यान से सभी क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय।